नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। मल्टी कैप और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड दोनों नाम में भले ही मिलते जुलते हों, लेकिन दोनों की जो निवेश की स्ट्रैटेजी होती है, रिस्क और रिटर्न होता है, इन सब में बड़ा अंतर होता है। ऐसे में सवाल यह है कि आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा फंड रहेगा सही। मल्टी कैप और मल्टी एसेट फंड, इन दोनों में कहां निवेश होता है, मतलब ये फंड कहां निवेश करते हैं और किस में ज्यादा उतार चढ़ाव है और कौन से फंड में बेहतर बैलेंस रिटर्न देने की पूरी क्षमता होती है, जानेंगे हम आज के हमारे इस शो में। इस शो में हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर हमारे साथ इस शो पर। और सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ हेमंत सर, मल्टी कैप फंड और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसको जरा भी समझ नहीं है म्यूचुअल फंड्स की, उनको शायद पहली नजर में ये दोनों चीजें एक ही लगेगा कि हाँ इधर उधर कुछ मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन जिनको है समझ वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि इन दोनों फंड में अंतर क्या है। इसीलिए सर आज मैं जो नहीं समझते हैं उसके लिए मैं चाहती हूं कि आप समझाएं हेमंत सर कि इन दोनों फंड्स के कंपोनेंट्स कैसे अलग हैं और ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग होते हैं, मल्टी कैप फंड और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। बिल्कुल स्मिता, देखिए आपने जैसा बिल्कुल सही कहा। पहली बात तो मैं कहूँगा कि ये दोनों के दोनों जो फंड्स हैं, मल्टी कैप हो या मल्टी एसेट्स हो, जो फंड्स हैं वो दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑफ कोर्स एक निवेशक के लिए दोनों भी इकट्ठे सूटेबल हो सकते हैं और अलग अलग निवेशकों के लिए उनके अपने रिस्क फैक्टर, अपने टाइम होराइजन और उनकी प्रोफाइल के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मल्टी कैप फंड्स क्या है। मल्टी कैप का मतलब है कि वो फंड्स जो इक्विटी मार्केट के डिफरेंट मार्केट कैप में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम मल्टी कैप फंड्स की बात करते हैं तो हम एसेंशियली उन फंड्स की बात कर रहे हैं जो इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी मार्केट में 3 सेगमेंट होते हैं। लार्ज कैप मतलब कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनको हम लार्ज कैप बोलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मिड कैप कौन सी कंपनियां हैं, जो 101 से लेके 250 कंपनी जो है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, वो उनको हम मिड कैप बोलते हैं। और उसके बाद स्मॉल कैप कंपनी है जो 250 फर्स्ट से लेके 500 कंपनीज तक है। तो ये जो मल्टी कैप फंड्स हैं ये इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और तीनों सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। और रेगुलेशन के हिसाब से किसी भी फंड मैनेजर को तीनों सेगमेंट में मिनिमम 25% इन्वेस्टमेंट करनी होती है और जो बाकी 25% है वो अपनी डिस्क्रिप्शन पे फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर सकते हैं कि उनको कहां पे पोटेंशियल मिले। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप ऐसे निवेशक हैं जिनको ये क्लैरिटी है कि उनको पैसा इक्विटी में लगाना है, लेकिन ये शायद दुविधा है कि कितना पैसा डिफरेंट सेगमेंट में लगाएं, कब लगाएं, उसको रीबैलेंस कैसे करें, तो आप मल्टी कैप फंड को चुन सकते हैं और ये एक इंश्योर करेगा कि आप तीनों सेगमेंट में हमेशा बने रहें। तो पहली बात, इक्विटी फंड्स, जो ये फंड है वो प्योर इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर हम बात करते हैं मल्टी एसेट फंड की, तो जैसा कि नाम से पता चलता है वो डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। डिफरेंट एसेट क्लासेस क्या होती हैं, जिसमें इक्विटी हो गया, डेट हो गया, कभी कभी पैसा वो आर्बिट्राज में जा सकता है, गोल्ड, सिल्वर, रीट्स, इनविट्स। तो ये जो फंड्स हैं ये अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये सूटेबल किन के लिए है? हम हमेशा कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ही जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह है कि आप अलग अलग एसेट क्लासेस में आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये जो एसेट क्लासेस हैं उनका रिस्क प्रोफाइल अलग है, अलग अलग समय पे वो अलग अलग तरीके से बिहेव करती हैं। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन अचीव करना किसी भी निवेशक के लिए कभी मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप ऐसे निवेशक हैं जिनको ये पता है कि हमें एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है, लेकिन ये डिसाइड करना मुश्किल है कि किस एसेट क्लास में कितना पैसा लगाएं, कब उसको रीबैलेंस करें, कितना उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ये जो फंड्स हैं उन निवेशकों के लिए है। और ये उन निवेशकों के लिए भी है जो शुरुआत कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट की, पूरा पैसा इक्विटी में नहीं लगा सकते, या फिर उनके पास उतना समय नहीं है कि वो सिर्फ इक्विटी में लगाएं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। अगर आपका टाइम होराइजन एक इन्वेस्टमेंट के लिए कम है, दूसरे के लिए ज्यादा है, तो दोनों फंड्स भी आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज चुनना इंपॉर्टेंट है किसी भी निवेशक के लिए कि आपके लिए सूटेबल क्या है। बट मुझे लगता है किसी भी कोर पोर्टफोलियो में ये दोनों फंड हो सकता है। इसी तरीके से आपने इसको समझाया हमें कि किस तरीके से मल्टी कैप और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अब पराशर जी, हमने देखा पीछे जब गोल्ड में रैली आई तो हमने ये देखा, क्योंकि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में गोल्ड का भी एलोकेशन फंड मैनेजर्स रखते हैं,
कि उसमें लोगों की जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो लोगों ने जमकर उसमें भी पैसा लगाया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगा कि उसके जरिए उन्हें गोल्ड का एक्सपोजर मिलेगा। तो रिस्क और रिटर्न के लिहाज से अगर हम इन दोनों को ही देखें, यानी कि मल्टी कैप फंड को देखें और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को देखें, तो कैसे अलग होते हैं ये रिस्क और रिटर्न के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए स्मिता जी, अगर हम लास्ट ईयर को भूल जाएं, क्योंकि लास्ट ईयर में एक एबनॉर्मल गोल्ड की रैली थी और मल्टी एसेट फंड्स में गोल्ड का एलोकेशन होता है, तो इस वजह से मल्टी एसेट फंड्स की जो रिटर्न्स आई वो प्योर इक्विटी फंड से भी कहीं ज़्यादा थी। तो लास्ट ईयर वाज स्पेशल फॉर मल्टी एसेट फंड्स, इसी वजह से काफ़ी पैसा जो है मल्टी एसेट कैटेगरी में भी आया, क्योंकि निवेशक ज़्यादातर रिटर्न्स देखते हैं, जहाँ अच्छे रिटर्न्स देखिए और वहाँ पे और ज़्यादा पैसा आ जाता है। लेकिन इन दोनों कैटेगरीज को बहुत अलग तरीके से समझना होगा। मल्टी कैप फंड, जैसा कि अभी हेमंत जी ने बताया कि प्योर इक्विटी फंड है, इसमें डाइवर्सिफिकेशन है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का, बट है वो प्योर इक्विटी फंड। तो जो पैसा आपके पास 5 साल से अधिक समय के लिए है, और अगर आप इक्विटी का रिस्क समझते हैं, वॉलेटिलिटी को समझते हैं बाजार में, तभी आप इस फंड में निवेश करें, क्योंकि ये एक इक्विटी फंड है, इसमें 20-25% का ड्रॉ डाउन भी हो सकता है। अगर आप ये रिस्क उठा सकते हैं तभी आप मल्टी कैप फंड्स में निवेश करें। यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, हायर रिस्क है। मल्टी एसेट कैटेगरी जो है वो थोड़ी सी लेस वॉलेटाइल है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं, कुछ गोल्ड भी है, डेट भी है जो स्टेबिलिटी देता है, और इक्विटी भी है जो ग्रोथ देता है। और यहाँ पे तो आप इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी निवेश कर सकते हैं, इंटरनेशनल फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं, और रीट्स और इन्विट्स जैसी कैटेगरीज में भी निवेश कर सकते हैं। तो फंड मैनेजर के पास बहुत डिस्क्रिशन है, मैं ये कहूँगा कि लिबर्टी है कि वो किसी भी एसेट क्लास में जहाँ फंड मैनेजर को लगता है कि यहाँ पे आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, तो वहाँ पे वो निवेश करते हैं, और समय समय पर रीबैलेंस भी कर सकते हैं, ताकि जिस एसेट क्लास में ऑलरेडी रिटर्न्स बन चुके हैं वहाँ से निकलकर दूसरी एसेट क्लास में आ जाएं। तो यहाँ पे रिस्क जो है मल्टी कैप फंड से काफ़ी कम है, क्योंकि डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं और ज़्यादातर एसेट क्लासेस का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, तो रिस्क कम है। इसीलिए रिटर्न पोटेंशियल भी लास्ट ईयर को देखते हुए ना इस फंड में निवेश करें। यहाँ पे अगर इक्विटी बाजार ऊपर जाता है तो मल्टी कैप फंड्स में ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, लेकिन आपको लंबे समय के लिए निवेशित रहना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। अगर आपका टाइम होराइजन 3 से 5 साल का है और आप ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखना चाहते हैं, तो इक्विटी फंड से रिटर्न कम रहेंगे, बट एक बैलेंस अप्रोच रहेगी, रिस्क भी कम रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आपका इक्विटी का अल्फा नहीं मिलेगा, आपको वो भी मिलेगा, वो लाभ मिलेगा, बट प्योर इक्विटी फंड से कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे रिस्क कम है, वॉलेटिलिटी भी कम है, तो रिटर्न्स भी थोड़े से इक्विटी बाजार से कम रहेंगे। आखिरी जो साल था 2025 वो एक्सेप्शनल था, तो उसको कंसिडर ना करें, आने वाले समय में अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही निवेश करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना पराशर जी, आप लोग मतलब एज एन एक्सपर्ट आप लोग हमेशा ये समझाते हैं कि पिछले रिटर्न से कंपेयर आप ना करें, बल्कि उसकी आगे की ग्रोथ आप देख सकते हैं। लेकिन हेमंत जी, अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करना चाहूँ पिछले 1 साल के रिटर्न में, और वो भी एक ही एएमसी यानी कि कोटक का मल्टी कैप उठाकर मैं देखूँ और कोटक का ही मल्टी एसेट एलोकेशन फंड उठाकर देखूँ, तो इन दोनों के ही 1 साल का जो इनका रिटर्न रहा है, जहाँ कोटक ने मल्टी कैप फंड ने 6.73% दिया, वहीं अगर इनके मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की बात करें तो उसमें कम से कम 19.68% का यानी कि 19.5% तक का रिटर्न सेम एएमसी ने इन 2 अलग अलग फंड्स में दिए हैं। अब अगर यहाँ से कोई रिटेल निवेशक है या उसको कोई बाजार की कम जानकारी है, तो आप उसको कैसे समझाएंगे? क्योंकि वो तो रिटर्न देख के ही कहेगा कि उसको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में जाना चाहिए। लोग ये तो नहीं सोचते कि उनके गोल क्या है, उनका रिस्क एपेटाइट क्या है। आप कैसे समझाएंगे कि फंड को कैसे चूज करना चाहिए? जी स्मिता, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं देखने के लिए। जैसा आपने एग्जांपल दिया कि मल्टी कैप फंड ने रिटर्न बहुत कम दिया एज कंपेयर टू मल्टी एसेट फंड। ऑब्वियसली पिछले साल की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि मल्टी एसेट फंड में गोल्ड सिल्वर में आपको एक्सपोजर मिलता है, और क्योंकि इक्विटी मार्केट काफ़ी सबड्यूड थी, तो उसके मुकाबले में क्योंकि मल्टी कैप फंड जो है वो प्योर इक्विटी फंड है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम रही। अब इसमें एक चीज जो निकल के आती है सबसे इंपॉर्टेंट, आई थिंक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है मेरे हिसाब से किसी भी निवेशक के लिए, और वो कभी कभी हम उसको नजरअंदाज करते हैं, लेकिन वो हमेशा याद रखना चाहिए। वो जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, हम उसको कहेंगे डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? हम काफी बार एज एन इन्वेस्टर हम रिटर्न को चेज करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि
जो रिस्क और रिटर्न के बीच में आप बैलेंस बनाइए, और वो बनता है डाइवर्सिफिकेशन से। डाइवर्सिफिकेशन हमने, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, उसका मतलब ये है कि आप डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हो, और क्योंकि अलग अलग समय पे अलग अलग एसेट क्लासेस अलग अलग तरीके से परफॉर्म करती हैं, तो जब आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हो तब आपको उसका फायदा होता है। तो अगर मान लीजिए आप ऐसे निवेशक थे जिन्होंने एक पोर्टफोलियो बिल्ड किया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जहां पे आपने इक्विटी रखा, जहां पे आपने डेट रखा, जहां पे आपने कुछ पोर्शन जो है वो आपने गोल्ड और सिल्वर में रखा, तो आपने वो रैली का फायदा उठाया, आपने वो रैली मिस नहीं की। लेकिन अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो मार्केट मूड और किस तरह से मार्केट में मूवमेंट है उसको अगर आप चेज करते हैं, तो फिर आपने वो रैली मिस कर दी। और जैसा हमने शुरुआत में भी कहा कि मल्टी कैप फंड मतलब उन निवेशकों के लिए है जब आपको क्लैरिटी है कि मुझे इक्विटी में ये पैसा लगाना है। आप पूरा पैसा नहीं लगा रहे हो, आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा लगा रहे हो, और जो हिस्सा आपने उस समय पे लगाया जो गोल्ड सिल्वर में, तो उसका आपको फायदा हुआ। तो मैं इसको एक आसान तरीके से ऐसे समझाना चाहूंगा कि अगर आप सब एसेट क्लासेस में बने रहें, समय समय पे आप देखेंगे कि कुछ एसेट क्लासेस अच्छा करेंगी किसी साल में, दूसरी नहीं करेंगी। अगले साल में देखेंगे, जैसे मुझे लगता है अभी इस समय यहां से अगर हम बात करें तो इक्विटी में पोटेंशियल मुझे ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन अगर आप वही समझ के चलें, क्योंकि मुझे पिछले साल अच्छा मिला तो मैं वही अगर मेंटेन करके चलूं, तो फिर शायद आप इक्विटी की रैली को मिस कर जाएं आगे जाके। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि सिर्फ ये मत देखिए कि एक साल में क्या हुआ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग एसेट क्लासेस इंश्योर करेंगी कि आप जब भी उनमें मूवमेंट होगा उसका आपको फायदा होगा। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आपके रिस्क प्रोफाइल, आपके टाइम होराइजन के हिसाब से दोनों कैटेगरी फंड आपके पास हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मुझे लगता है किसी भी निवेशक को उसको समझना है। बिल्कुल। अब पराशर जी, कहा जाता है कि क्या करना है ये जानना तो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन क्या नहीं करना है ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जानना। किसी के लिए भी, निवेश में भी यही चीज़ अप्लाई होती है। अब क्योंकि किसी के पास पहले से ही लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप होता है, फिर भी वो अपने पोर्टफोलियो में मल्टी कैप हम देखते हैं कई बार ऐड कर लेते हैं। किन्हीं किन्हीं को हम देखते हैं कि वो इक्विटी, डेट, गोल्ड, रीट्स, इनविट्स सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद भी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं। क्या ये करना चाहिए? किन चीजों से बचना चाहिए? मतलब इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट में क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल, अगर आपको अपना रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन क्लियर है और आप ऑलरेडी अगर डाइवर्सिफाइड हैं, अगर हम इक्विटी की बात करें, आपने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड ले रखा है, तो बहुत ज़रूरत नहीं है कि आपको एक मल्टी कैप फंड की आवश्यकता है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर आपका टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो में अच्छा एसेट एलोकेशन हो रखा है, यानी कि जो आपका 100 रुपया अगर टोटल पोर्टफोलियो है, उसमें आपने ऑलरेडी, आपके पास 15 रुपये गोल्ड है, आपके पास इक्विटी है, आपके पास डेट भी है फिक्स्ड इनकम के रूप में, तो आपको ज़रूरत नहीं है फिर ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में आने की। ये उन्हीं के लिए है जो लोग शायद डाइवर्सिफिकेशन को शायद नहीं समझते हैं या शुरुआती निवेशक हैं। अगर वो प्योर इक्विटी में शुरुआती निवेशक हैं तो मल्टी कैप फंड अच्छा है, बट अगर आप ऑलरेडी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है तो मुझे नहीं लगता इसकी आवश्यकता है। वैसे ही अगर आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस एसेट क्लासेस, तो आपको मल्टी एसेट फंड की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। बट यहाँ पे एक जो लाभ मिलता है वो ये है कि फंड मैनेजर का आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है कि फंड मैनेजर डिसाइड कर रहा है कि आने वाले समय में इक्विटी में ज़्यादा लाभ मिलेगा, गोल्ड में ज़्यादा लाभ मिलेगा, या फिर सिल्वर में, या रीट्स या इनविट्स वगैरह एसेट क्लासेस में। तो ये जो लाभ है म्यूचुअल फंड्स का, ये फंड मैनेजर का जो आप जिसके बिहाफ पे आप कॉल लेते हो और उसकी इंटेलिजेंस पे बिलीव करते हो, उनकी रिसर्च पे बिलीव करते हो, तो ये फंड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके पोर्टफोलियो के। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो ये फंड आपको आंख बंद करके आप ले सकते हैं, पर अगर आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो इन फंड्स की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, अब हमने सब कुछ जान ही लिया, इन दोनों ही फंड्स के बीच का जितना भी डिफरेंस था वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताया। तो अब हेमंत जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा इन दोनों फंड्स को लेकर कि कैसे, कौन सी वो स्ट्रैटेजी है जो किसी भी निवेशक को अपने ध्यान में रखनी चाहिए जब भी वो मल्टी कैप में इन्वेस्ट करें या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट करें? आई थिंक स्मिता, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वही है कि अगर आप बहुत श्योर हैं कि आपको पैसा इक्विटी में लगाना है, आप खुद से एसेट एलोकेशन कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करें कि तीनों सेगमेंट में आप हमेशा बने रहे। देखिए, ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि ये अलग अलग इन्वेस्ट करना आसान है। ये इंश्योर कर सकते हो आप
कि आप तीनों सेगमेंट में हो, लेकिन ऐसा समय भी हो सकता है कि आप किसी सेगमेंट से खुश नहीं हो, आपने पूरा पैसा निकाल लिया। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि ऐसी इन्वेस्टमेंट हो आपके पास कि एक ही इन्वेस्टमेंट से आप तीनों मार्केट सेगमेंट में बने रहें, और साथ ही फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज का आपको फायदा है कि वो जो बाकी जो 25% है वो एलोकेशन कहाँ पे हो, तो वो पैसा फिर आप वहां पे लगाएंगे। और जहां तक मल्टी एसेट का सवाल है, चाहे ये भी हो सकता है कि आप नए निवेशक हो, और ये भी हो सकता है कि आपके पास उतना लंबा समय नहीं है। मान लीजिए अगर मुझे 3-4 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, और मैं बहुत नहीं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर मेरा इक्विटी में हो या बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट हो, तो फिर मुझे लगता है वहां पे मल्टी एसेट फंड जो है वो बहुत कामयाब हो सकता है आपके लिए। तो मुझे लगता है कि इन फंड कैटेगरीज को अलग अलग तरह के निवेशक अलग अलग गोल्स, अलग अलग टाइम होराइजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि इनके अंदर एक डिसिप्लिन है, और वो डिसिप्लिन का फायदा मुझे लगता है किसी भी लॉन्ग टर्म निवेशक को बहुत उसका फायदा होता है। बिल्कुल। चले, ये भी अब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जान लिया, समझ लिया, और पूरी स्ट्रैटेजी भी अच्छे से समझ लिया। अब यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आज हम शो में कुछ कॉलर्स को भी करेंगे शामिल। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और मनी गुरु शो में मेल के जरिए हमें ढेर सारे सवाल आते हैं, जिनमें से कुछ सवालों को हम हर बुधवार को शामिल करते हैं अपने शो में। इसी के जरिए एक और सवाल हमारे पास नागेश बोराटे जी का आया है, जो इस वक्त फोन कॉल पर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेश जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। आपका पोर्टफोलियो तो है हमारे पास, और जो सवाल आपने भेजा था उसके अलावा कुछ और पूछना है आपको? हेलो जी नागेश जी, कुछ सवाल पूछने हैं आपको? नागेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, नागेश जी की आवाज़ नहीं आ रही है। हेमंत जी, मैं इनका पोर्टफोलियो आपको पढ़ के बताती हूँ। इनका पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो दरअसल काफ़ी अच्छा इन्होंने कर रखा है, क्योंकि इक्विटी में 97,000 का निवेश है, इंडेक्स फंड में इन्होंने अलग से 76,000 रुपये डाल रखे हैं, डेट फंड में भी 37,000 डाल रखा है, बिल्कुल अलग अलग एलोकेशन इन्होंने लिखा भी है। गोल्ड और सिल्वर में 23,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 6 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, 20 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, 15 लाख का इमरजेंसी फंड है, और मौजूदा जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 3 लाख है। इनका जो पोर्टफोलियो है वो मैं चाहूंगी कि चला दिया जाए। और एक चीज़ जो इन्होंने बड़े स्पेसिफिक मेंशन की थी, हैचबैक तक लिखा था इन्होंने कि वो गाड़ी के लिए इनका जो टारगेट है वो इतने लाख का होना चाहिए, बेटी की पढ़ाई, बेटी की शादी। मतलब एक हेमंत जी कह सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से जिंदगी की प्लानिंग इन्होंने म्यूचुअल फंड के इर्द गिर्द, मतलब अपने पूरे इन्वेस्टमेंट के इर्द गिर्द की है। क्या इनकी ये सारी प्लानिंग, इनके जो निवेश है, इससे पूरी होते हुए आपको दिख रही है? जी स्मिता, आपने बिल्कुल सही कहा। आई थिंक जिस तरीके से नागेश ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की है, जिस तरह से एसेट एलोकेशन किया है, और जिस तरीके से गोल्स को डिफाइन किया है, वो आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर निवेशक अगर ऐसा करें तो मुझे लगता है कि बड़े से बड़े लक्ष्य को भी आप पूरा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपने आप को लंबा समय दें और एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा, जैसे आपने बताया बिल्कुल सही, कि जो किसी भी निवेशक के लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका मतलब क्या है कि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस हो, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, आपके पास एक इमरजेंसी फंड हो, और यही नहीं, इंश्योरेंस के लिए सही तरीके का प्रोडक्ट भी होना चाहिए। तो आई थिंक नागेश ने वहां पे बहुत ही अच्छे से काम किया है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पीस ऑफ माइंड देगा ओवर द लॉन्गर पीरियड। दूसरी बात, अगर मैं इनके गोल्स की बात करूं, एक एक गोल्स की बात करूं, 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उनकी जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो करीब 2,33,000 है। उसके अलावा उन्होंने अभी तक जो एक्यूमुलेट किया कॉर्पस वो 3 करोड़ है। और मुझे लगता है कि इनके जो अलग अलग गोल्स हैं उसमें ये बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। तो मैं एक एक गोल्स की क्विकली आपको बता देता हूँ। हैचबैक की जैसे उन्होंने बात की, तो इनका जो एलोकेशन अभी तक जो इन्होंने एक्यूमुलेट किया है पैसा, उसको हम इस्तेमाल करेंगे, एलोकेट करेंगे, ताकि वो आसानी से अपने गोल्स को पूरा कर सकें। उस 3 करोड़ में से 10 लाख उनको अपनी इस गोल के लिए बताना है। डॉटर की जो बर्थडे के लिए सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, करीब 2 लाख का खर्चा है। आई थिंक जिस तरीके से उनकी इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे लगता नहीं कि उनको अलग से कुछ इसके लिए करने की जरूरत है। रिटायरमेंट एक इंपॉर्टेंट गोल है, इन्होंने कहा 5 करोड़ चाहिए इनको 7 साल में। तो मुझे लगता है वहां पे अगर ये 2,33,000 पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो उस गोल के लिए एलोकेट करें, और साथ ही लमसम में से 1 करोड़ एलोकेट करें, तो ये टारगेट इनका पूरा होगा। इनकी जो डॉटर की एजुकेशन, ग्रेजुएशन के लिए चाहिए, वहां पे 35 लाख इनको एलोकेट करना है। और आई थिंक जो इंटरनेशनल ट्रैवल की बात कर रहे हैं उसमें 8 लाख इन्वेस्ट करना है। मैं यहाँ पे टाइम होराइजन की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अगर इतना इन्वेस्ट करें अपने टाइम होराइजन में तो गोल पूरा होगा। डॉटर की पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 17 लाख,
और डॉटर्स की मैरिज के लिए जो है 10 लाख। तो कुल मिला के 3 करोड़ में से 1 करोड़ 80 लाख उनको इन गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना है। अभी भी इनके पास 1 करोड़ 20 लाख एक्सेस जो सेविंग है, वो इन्वेस्टमेंट है, जो अपने वो अलग अलग गोल्स में एलोकेट कर सकते हैं। मुझे लगता है शायद रिटायरमेंट के लिए उनको थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, डॉटर की एजुकेशन के लिए थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो आई थिंक उनको गोल पूरा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्विकली मैं इनके पोर्टफोलियो की बात बता दूं। पोर्टफोलियो एलोकेशन काफी अच्छा है, कुछ ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे लगता है लार्ज कैप में थोड़ा एलोकेशन ज्यादा है, तो ऐसे लार्ज कैप की जगह में अगर आप एक मल्टी कैप फंड ले लें, कोटक मल्टी कैप, तो मुझे लगता है जो थोड़ा पैसा आपका ज्यादा मिड और स्मॉल में जाना चाहिए वो चला जाएगा। तो पोर्टफोलियो काफी अच्छा है, गोल्स अच्छे से डिफाइन किए हैं, इन्वेस्टमेंट पर्याप्त है अपने सारे गोल्स को पूरा करने के लिए। और इनका जब मैं पूरा का पूरा ये देख रही थी पोर्टफोलियो, तो मुझे यही लग रहा था कि हेमंत जी और पराशर जी भी ऐसे ही अपना पूरा का पूरा जो लाइफ है ऐसे ही डिफाइन करते होंगे इन्वेस्टमेंट के इर्द गिर्द, क्योंकि बिल्कुल फाइनेंशियल एक्सपर्ट की तरह इन्होंने अपना एक तरीके से गोल डिफाइन किया है। चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर समीर इस वक्त जुड़ चुके हैं। समीर जी, आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है और आपके सवाल भी है। 60,000 के आप SIP करते हैं और आपका जो लक्ष्य है वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का है। और कुछ सवाल जो आप पूछना चाहते हैं? मैम, ये इसके साथ मैंने एक बंधन बैंक का स्मॉल कैप भी चालू किया है। अच्छा, तो ये रिव्यू करना था, ये चारों पोर्टफोलियो कैसा रहेगा? ओके, पराशर जी सलाह दीजिए इनको, कैसा रहेगा इनका पोर्टफोलियो? देखिए, पहले तो स्मिता जी, जो बोराटा जी का सवाल था वो पहले भी आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट आपको जाता है कि ऐसा फाइनेंशियल प्लान उन्होंने बनाया हुआ है। और ये जो समीर जी का सवाल है, मैं इनको यही सलाह देने वाला था कि बंधन स्मॉल कैप इनका मिसिंग है तो उसको ऐड करें, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने ऑलरेडी कर ही लिया है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जैसे कि हम मल्टी कैप स्ट्रैटेजी की आज बात भी कर रहे थे। तो 2000 इन्होंने SBI ब्लू चिप में कर रखे हैं, कोटक मिड कैप में भी 2000 की SIP और HDFC हाइब्रिड। हालांकि मैं कहूँगा कि अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है समीर जी, तो आपको हाइब्रिड फंड की शायद इतनी आवश्यकता ना हो। ये पैसा भी आप स्मॉल कैप और लार्ज कैप और मिड कैप में ही डाइवर्सिफाई करें तो बेहतर रहेगा। और जितनी SIP बढ़ा सकते हैं उतना ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि आपके फंड्स अच्छे हैं, तीनों ही मार्केट कैप में आपका डाइवर्सिफिकेशन है। तो 6000 के SIP में अगर देखूं और 20 साल का पीरियड लेके चलूं, 12% का अगर हम CAGR लेके चलते हैं तो 28 लाख बनते हैं। वहीं अगर आप 10% का स्टेप अप करते हो तो ये 50 लाख तक पहुंच जाता है। तो कोशिश करें जितनी SIP आप बढ़ा सकते हैं। फंड्स ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, तीनों फंड्स पर्याप्त हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसी में ही डाइवर्सिफिकेशन रखिए और नए फंड्स की आवश्यकता नहीं है। और अपनी SIP बढ़ाएं तो मुझे लगता है कि आप बड़े लक्ष्य तक आराम से पहुंचेंगे। जी हाँ, चलिए, इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए हेमंत जी। थैंक यू सो मच पराशर जी हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।